नमस्कार। 2019 का महाभारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले आप सबको लिए चलते हैं आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। एक और बड़ा फैसला कोपरा से जुड़े किसानों के लिए किया है। कोपरा के समर्थन मूल्य में 2000 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की गई है। అదే రకంగా మన కేంద్ర ప్రభుత్వము ఈ దేశంలో రైతుల మేలు కోసం కూడా అనేక పథకాలను తీసుకుంది. ధాన్యంతో కలిపి 22 రకాల పంటలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటికి గిట్టుబాటు ధరని 2.5 రెట్లు పెంచింది. అదే రకంగా మనకందరికీ సంబంధం కలిగి ఉన్న కొబ్బరికాయతో చేసే కురుడి ఏదైతే ఉందో కురుడి యొక్క గిట్టుబాటు ధరని 2000 నుంచి 2200 రూపాయల వరకు పెంచింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. लेकिन यहाँ के यूटन बाबू तो किसानों के बारे में सोचने की उनको फुर्सत ही नहीं है। इनका पसंदीदा काम है कि योजनाओं पर अपना स्टिकर चिपका देना। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ किया। इस योजना का लाभ आंध्र के लाखों किसानों को मिलना। स्टिकर बाबू श्रेय भी खुद लेने की फिराक में घूमते रहते हैं। పాపం మన ఈ స్టిక్కర్ బాబు గారికి ఈ రైతుల గురించి ఆలోచించడానికి తీరిక లేదు. అంటే ప్రతి కేంద్ర పథకం మీద వారి స్టిక్కర్ తగిలించుకోవడం. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన కిసాన్ యోజన పథకం మీద కూడా అత్యంత ఉత్సాహంతో మన ఈ స్టిక్కర్ బాబు గారు వారి స్టిక్కర్ తగిలించేసుకుంటున్నారు. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारे आंध्र प्रदेश में, हमारे समुद्र के तटीय राज्यों में मछुआरे बहुत बड़ी संख्या में हैं, बहुत बड़ी मात्रा में फिशरमैन है। भारत सरकार ने इतनी बड़ी तादाद में फिशरमैन है। आजादी के तो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरे खबरों की। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के लिए महाराष्ट्र के वर्धा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और देश के वैज्ञानिकों को एमीसैट की सफल लॉन्चिंग पर बधाई दी। साथ ही हिंदू आतंकवाद का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो स्वच्छता के भी चौकीदार है, क्योंकि कांग्रेस ने चौकीदारों का अपमान किया है। 2 दिन पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि मोदी ने सिर्फ शौचालय की चौकीदारी की है। अब आप बताइए, बरसों से जो साफ सफाई के काम में जुटे हैं, जो स्वच्छता के चौकीदार हैं, ये भाषा क्या मेरे उन भाई बहनों का अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं है? मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, शौचालयों की मैंने चौकीदारी की है, ये बात कहकर के आप मेरा अपमान करना चाहते होंगे। मैं इसे गर्व के साथ स्वीकार करता हूं। आपकी गाली मेरे लिए गहना है, क्योंकि जब मैं शौचालय का चौकीदार बनता हूं तब मैं हिंदुस्तान की करोड़ों माताओं बहनों की इज्जत का भी चौकीदार बनता हूं। आपको पता नहीं है, गांव में माताओं बहनों को अगर शौचालय की जरूरत हो, शौच जाना हो, सूरज उगने से पहले अंधेरे में उनको जंगलों में जाना पड़ता था, और दिन भर तकलीफ हुई तो सहना पड़ता था, सूरज ढलने का इंतजार करना पड़ता था, अंधेरा होने के बाद वो शौच के लिए जा पाती थी। इन माताओं बहनों की इज्जत पे खतरे होते थे।
ये शौचालय आपके लिए मजाक का विषय होगा, मेरे लिए तो माताओं बहनों के लिए इज्जत घर है, और मैं इस इज्जत घर का चौकीदार हूं, इसका मुझे गर्व है। क्या ये गांधी जी और विनोबा जी, बाबा आमटे जी और वर्धा के संदेश, इन महापुरुषों ने जो संदेश दिया, क्या ये कांग्रेस के लोग उनका अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? काम का, श्रम का अपमान करने वाले ऐसे जातिवादी लोगों का जवाब इस चुनाव में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और चलिए अब आपको कमलनाथ का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें न्यूज 18 के मंच राइजिंग इंडिया से सीएम कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि पीएम टॉयलेट के चौकीदार हैं। मैं चौकीदार हूं, ये चौकीदार का चक्कर, ये चुनाव है। एक चुनाव जब पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है और एक प्रधानमंत्री कह रहा है मैं चौकीदार हूं, किसके चौकीदार हैं? आपका किसानों के चौकीदार हैं? आपके नौजवानों के भविष्य के चौकीदार हैं? आप क्या महिलाओं के चौकीदार हैं? आप तो कहिए किसके चौकीदार हैं? क्या शौचालय के चौकीदार हैं? इधर बागपत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राजनीति के तर्कस से सियासत का हर तीर छोड़ा, सरकार के 5 साल के काम गिनाए और हिंदुओं को बदनाम करने को लेकर कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, आपने पूरी दुनिया में विश्व बंधुत्व का भाव बढ़ाने वाले हिंदू समुदाय को बदनाम कर दिया, आतंकवाद के साथ जोड़ा। हिंदू कभी आतंकवादी हो सकता है क्या? हिंदू कभी आतंकवादी हो सकता है क्या? अरे राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं है, हम तो चिट्ठियों को भी आटा खिलाने वाले लोग हैं। लोगों को कैसे आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ने का पाप ये कांग्रेस पार्टी ने किया। पूरी दुनिया में गौरवशाली हिंदू समुदाय को आपने बदनाम करने का काम किया है, अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए बदनाम करने का काम। बिहार में जेडीयू के लिए 5 सीट छोड़ने पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बयान पर सियासत शुरू हो गई। आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि संभावित हार और नीतीश कुमार के पाला बदलने की संभावनाओं को देखते हुए अमित शाह इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो वहीं विरोधी आरजेडी कांग्रेस के इस बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। बराबरी पर शाह की साफ गोई, सीट छोड़ने पर शाह की सफाई। बिहार में बीजेपी जेडीयू के बीच महीनों पहले बराबरी का समझौता हुआ था। अब पूरी ताकत के साथ दोनों दल मैदान में हैं। जेडीयू से दोबारा दोस्ती होने के बाद बीजेपी ने अपनी जीती 5 सीटें छोड़ दी। न्यूज 18 के कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि जेडीयू के साथ हमारा सम्मान का समझौता है, क्योंकि विधानसभा में जेडीयू की सीटें हमसे ज्यादा हैं। अमित जी, बिहार भी एक क्रूशल स्टेट है, 40 सीट वहां से लोकसभा को जाती हैं। पिछली बार आपका प्रदर्शन वहां पे भी बहुत अच्छा रहा था, 22 सीट आप लेकर आए थे, मगर इस बार आप सिर्फ 17 सीट पर ही लड़ रहे हैं। आपने वहां पर नीतीश कुमार जी को काफी ज्यादा सीट कंसीड कर दी ना। ऐसा नहीं है। इसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा में नीतीश कुमार जी की जो सीटें हैं और हमारी सीटें, इसको टैली करो तो नीतीश कुमार जी ने कुछ हमें ज्यादा एडजस्ट किया। सम्मान के समझौते पर सवाल, कांग्रेस आरजेडी ने उठाए सवाल। जीती हुई 5 लोकसभा सीटें छोड़ने के पीछे भले ही अमित शाह सहयोगियों के साथ सम्मान के समझौते को कारण बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आरजेडी के नेता ऐसा नहीं मानते। दोनों विरोधी दलों के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार के डर से अमित शाह इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो अमित शाह जो बोल रहे हैं उसके पीछे कारण यही दिखाई दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को वो गुडविल में रखना चाहते हैं कि कहीं बंदा फिर जो है बने उड़ान मत कस ले, यही मतलब है। भारतीय जनता पार्टी अंदर से खोखली हो चुकी है। उसे इस बात का विश्वास हो गया कि हम अपने बलबूते अब चुनाव नहीं जीत सकते, तो उसे कई जगह कंप्रोमाइज करने पड़ रहे हैं। ये एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग, और वो भी उस लीडर के साथ समझौता किया है जिसकी विश्वसनीयता अपने आप में तार-तार हो चुकी है। आरजेडी कांग्रेस पर जेडीयू का पलटवार।
2015 के समझौते को याद करने की सलाह। अमित शाह की साफगोई पर विरोधियों ने जब नीतीश कुमार पर सवाल उठाए तो जवाब पार्टी की ओर से आया और आरजेडी कांग्रेस को 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान जेडीयू के साथ हुए समझौते को याद करने की सलाह दी गई। 22 सीट वाले 100 पे पहुंच गए थे, 50 सीट वाली कांग्रेस 41 पे पहुंच गई थी, तो वो नीतीश कुमार के कारण हुआ था। जब गठबंधन करते हैं तो दिल बड़ा करना चाहिए और मन बड़ा करना चाहिए। मन छोटा करने से कोई बड़ा नहीं होता। ये बात वो लोग नहीं समझेंगे, ये बात हम समझते हैं, इसलिए हम इतने आराम से चल रहे हैं। वो कदम कदम पे ठोकर खा रहे हैं। ऐसे ही नहीं कहा गया है कि राजनीति में सब कुछ अस्थायी नहीं होता। आज कौन किसके साथ है, कल कौन किसके साथ होगा, ये कहा नहीं जा सकता। ऐसे में किसी के साथ दोस्ती और दुश्मनी पर सवाल उठाने वालों पर माथापच्ची करने से बेहतर है आज क्या हो रहा है उस पर फोकस किया जाए। इस आधार पर बिहार में नमो नीतीश फिलहाल महागठबंधन पर भारी नजर आ रहे हैं। पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एनडीए के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को गया में चुनावी सभा करेंगे। शाम 5 बजे नरेंद्र मोदी गया के गांधी मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की सभा को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार और गया से एनडीए प्रत्याशी विजय मांझी गांधी मैदान पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। कल गया के गांधी मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा होने जा रही है और इसको लेके काफ़ी तैयारियां की जा रही है। तैयारी करीब अंतिम चरण में है। एसपीजी के साथ ही दूसरी एजेंसियां भी तैयारी की निगरानी कर रही है और इसके साथ ही भाजपा और एनडीए के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी इस कैंपस में तैयारी का जायजा ले रहे हैं जिससे कि बेहतर व्यवस्था हो। अभी तैयारी का जायजा लेने के लिए बिहार सरकार के कृषि मंत्री आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कार्यक्रम और क्या तैयारी है? माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आगमन है मगध की पावन धरती पर, उसकी तैयारी का जायजा ले रहे हैं। बहुत बेहतर तैयारी जा करके है और मैं समझता हूँ रैली ऐतिहासिक होगी जा करके। और इसके साथ ही कौन लोग और भी आ रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाएंगे, माननीय नेता रामविलास पासवान जी जाएंगे और कई और भी मतलब प्रदेश के और राष्ट्रीय नेता की शिरकत होगी इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं यहाँ के जो प्रत्याशी हैं जदयू और एनडीए के, विजय मांझी जी। आपको क्या उम्मीदें हैं इस रैली से? उम्मीद क्या, ये तो भरपूर उम्मीद है। यहाँ ना उम्मीद का बात ही नहीं है। हम लोग चुनाव भारी मतों से जीतेंगे, 2.5 लाख से ऊपर से। ये है मंत्री और प्रत्याशी जिन्हें उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री की यहाँ चुनावी सभा होगी और एनडीए के सभी महत्वपूर्ण नेता जब यहाँ से भाषण देंगे तो उनके पक्ष में जो है लोग आएंगे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सकेंगे। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। इधर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह आज पूरे फॉर्म में दिखे। सबसे पहले गिरिराज अंबेडकर चौक पर मजदूरों से मुलाकात करने पहुंचे। इसके बाद गिरिराज का काफिला न्यायालय परिसर पहुंचा, जहां उन्होंने वकीलों से चुनाव के दौरान सहयोग की अपील की। इस दौरान गिरिराज के निशाने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रहे। गिरिराज ने बताया कि स्मृति ईरानी के डर से राहुल गांधी दूसरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं तनवीर हसन की ओर से गिद्धराज कहे जाने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि उनकी लड़ाई राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाले लोगों से है। डायनेस्टी युग में चल रहा है, जो रानी के कोख से पैदा लेगा, ये डायनेस्टिक युग का यही महत्व था। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास रखती है या डायनेस्टी युग। अभी तक वो अमेठी से रहे, इस बार स्मृति ईरानी। इधर बेगूसराय में सीपीआई और बीजेपी उम्मीदवार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह पर लगातार आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह कन्हैया कुमार को खुले मंच से वे देशद्रोही बता रहे हैं। वो बीहट गए थे और वहाँ जो सिद्धपीठ बरकी दुर्गा जी का मंदिर है, उस मंदिर में जो है वो सबसे पहले तो पिंडी पे बैठ गए। उसके बाद उनके समर्थक राजनीतिक नारेबाजी कर रहे थे मंदिर परिसर से। यहाँ भी आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। तीसरी बात यह है कि जनसभाओं में जाकर के वो और उनके समर्थक व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। यह भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। मुसलमान जाए मस्जिद तो कोई दिक्कत नहीं, क्रिश्चियन जाए गिरजाघर तो कोई दिक्कत नहीं। गिरिराज के मंदिर जाने पर क्यों किन्हीं को आरोप है? मैं तो किसी को नहीं कहा कि कोई नहीं जाए।
इधर झारखंड के 3 बीजेपी प्रत्याशियों के नामों पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि बीजेपी की सीसी आज तीनों सीटों पर नामों का ऐलान भी कर सकती है। कहा जा रहा है रांची सीट से संजय सेठ, आदित्य साहू और नवीन जायसवाल के नामों पर विचार हो रहा है, जबकि चतरा से सुनील सिंह के साथ साथ गिरिनाथ सिंह भी दावेदार हैं, जबकि चतरा से अन्नपूर्णा देवी का टिकट कंफर्म बताया जा रहा है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा जल्द से जल्द इन 3 स्थानों में उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। क्या है, क्यों देरी क्यों हो रही है कुछ इसमें? अब केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के प्रतीक्षा में हम सब लोग बैठे हैं। हमको लगता है कि बहुत जल्द ही जल्द नामों की घोषणा होगी। झारखंड के 7 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द हो जाएगा, यह दावा किया है कांग्रेस नेता प्रदीप बालमुचू ने। रांची में उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग के तय फॉर्मूले का पालन सबको करना चाहिए। इसके तहत आरजेडी को सिर्फ पलामू सीट दी गई है। तय हुआ था कि चतरा कांग्रेस को जाएगी और पलामू जो है वो जाएगा आरजेडी को। अब आरजेडी का उम्मीदवार वहां दे देना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप गठबंधन का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर हम अब फिर वहाँ दे देंगे, आपको पलामू में दे देंगे, तो फिर तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को नुकसान होगा। इसलिए हमको लगता है कि जो फार्मूला तय हुआ है उसी के अनुरूप चलना चाहिए और हमको लगता है कि अब इधर से उधर से इंक्रोच करने से कहीं ना कहीं। इधर बक्सर से बीजेपी प्रत्याशी अश्विनी चौबे ने आचार संहिता उल्लंघन मामले पर अपनी सफाई दी है। अश्विनी चौबे ने कहा कि वो और उनके कार्यकर्ता 30 मार्च को पूरी शालीनता के साथ किला मैदान में सम्मेलन कर रहे थे। एसडीओ से नोकझोंक की बात पर उन्होंने कहा कि मेरी आवाज बुलंद है, उसे दबाया नहीं जा सकता। तो मेरी आवाज को रोकने का लोकतंत्र में किसी को स्थान नहीं है। हम सच्चे पहरेदार हैं। हम चुनाव में आचार संहिता का अक्षरशः पालन हो उसके हामीदार हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ता यहाँ के इतना शांतिपूर्वक, मुझे लगता है कि बक्सर के इतिहास में उतनी अच्छी जो सम्मेलन, उतना अच्छा सम्मेलन, विजय संकल्प सम्मेलन शांतिपूर्वक, और मुझे हजारों लोगों ने वहां से स्वागत करके कार्यकर्ता आम जनता सड़कों पर उतर आई। यह आशीर्वाद चौकीदार को मिला है, बक्सर के चौकीदार को मिला है। वाम दल भले ही पूरी तरह एकजुट ना हो, लेकिन वाम दल संयुक्त रूप से एक दूसरे के लिए प्रचार करेंगे। सीपीएम के राज्य सचिव अवधेश कुमार की माने तो इसके लिए वाम दलों के बीच सहमति भी बन चुकी है और साथ ही जानकारी भी दी गई कि 8 अप्रैल को माकपा के प्रत्याशी अजय कुमार उजियारपुर से नॉमिनेशन करेंगे। इस मौके पर माकपा के पोलित ब्यूरो मेंबर हन्नान मौला मौजूद रहेंगे। वहीं पार्टी के नेता सीताराम येचुरी, वृंदा करात, सुभाषनी अली सहगल, जम्मू कश्मीर के विधायक यूसुफ तरीगामी भी प्रचार के लिए पहुंचेंगे। देखिए, ऐसे इंटरनल सहमति है, बाजाबता अभी बैठ नहीं पाए हैं, लेकिन हमको लगता है 2-4 दिन में बैठ करके हम लोग योजना बना लेंगे। जहां जिनकी जरूरत होगी लोग जरूर जाएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का साफ नारा है कि बीजेपी को हराना है और संसद में सीपीएम और लेफ्ट की ताकत बढ़नी चाहिए। महागठबंधन में चल रहे खींचतान पर जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि जब पार्टी का सिद्धांत और विचार अलग हो जाता है तो हाल यही होता है जो आरजेडी का है। उन्होंने कहा कि मौज मस्ती के लिए राजनीति का नतीजा यही होता है कि जब राजनीति मौज मस्ती के लिए हो जाए, परिवार के पालन पोषण के लिए हो जाए, जब विचार शून्यता हो जाए, जब आंतरिक लोकतंत्र की समाप्ति हो जाए, जब जनाधार के नाम पर जातीय आधार बचे, जब बेशुमार दौलत हो जाए, तब लालच और धनों के बंटवारे ये मुख्य उद्देश्य किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो जाया करते, और यही सब चीजें आरजेडी में चल रही हैं। पटना साहिब लोकसभा सीट से रविशंकर प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। बतौर बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी के दरबार में मत्था टेका। बीजेपी नेता ने मां से जीत का आशीर्वाद मांगा है।
और बड़ी पटन देवी से पहले रविशंकर प्रसाद ने आज पटना के तख्त श्री हरमंदिर साहिब में भी मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने केंद्रीय मंत्री को उपहार स्वरूप सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उन पर भरोसा जताया है, पटना साहिब से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में उनकी यही इच्छा है कि गुरु महाराज के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद ही वो अपने चुनावी अभियान का शुभारंभ करें। केंद्रीय मंत्री ने बेगमपुर स्थित जल्ला वाले हनुमान मंदिर, नौजर घाट स्थित श्री आदि चित्रगुप्त मंदिर, गायघाट स्थित बड़ी पटन देवी मंदिर और अगम कुआं स्थित ऐतिहासिक शीतला मंदिर में भी अपनी हाजिरी लगाई। पहले भी आता हूँ, आज भी आया हूँ, कल भी आऊंगा। जब केंद्रीय मंत्री नहीं था तब आता था, केंद्रीय मंत्री हूँ तब आता हूँ। हाँ, लेकिन आज जब हमारी पार्टी में नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और बाकी पार्टी के लीडरशिप ने मुझे पटना साहिब का उम्मीदवार बनाया है, तो मुझे लगा कि मैं सबसे पहले अपनी यात्रा पटना साहिब से शुरू करूं। झारखंड के चुनावी समर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और आतंकवाद जैसे मुद्दे पर दोनों दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। चुनावी महासमर में इस बार मैनिफेस्टो भी बड़ा हथियार होगा। इसके जरिए तमाम सियासी दल एक दूसरे पर हमला बोलने की तैयारी में हैं। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में स्थानीय मुद्दों को तरजीह दे रहे हैं। बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा, आतंकवाद और आदिवासी हितों को मुद्दा बनाने जा रही है। जो देश में गिरावट आई है, बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार में गिरावट आई है, उसको मूल मुद्दा बनाएंगे। आतंकवाद, महिला सुरक्षा, इन बातों पर बात करेंगे, न कि चाय वाले और चौकीदार पे बात करेंगे। विपक्षी दलों के मैनिफेस्टो को देखते हुए बीजेपी भी विकास और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर पलटवार करने की रणनीति बना रही है। यही नहीं, केंद्र से लेकर राज्य की बीजेपी सरकार की उपलब्धि को भी घोषणा पत्र के माध्यम से आम जनता के बीच ले जाने की तैयारी हो रही है। साथ ही विपक्षी दलों के खिलाफ भी जोरदार रणनीति तैयार की जा रही है। झारखंड बनने के बाद विकास के रास्ते में अवरोध पैदा करने का काम, चाहे वो झारखंड विकास मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो और झारखंड में कांग्रेस हो, सारे समूहों का एक मिलना इस बात का द्योतक है कि इनको झारखंड की चिंता कम और अपने परिवार की चिंता ज़्यादा है। बहरहाल चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस और बीजेपी की ओर से जहां दिल्ली में घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी है, वहीं क्षेत्रीय दल भी रांची में मैनिफेस्टो जारी करेंगे। चुनावी समर में पूरी ताकत झोंक रहे राजनीतिक दलों को उम्मीद है कि ये मैनिफेस्टो उनके लिए न सिर्फ बड़ा हथियार साबित होगा, बल्कि चुनावी नैया पार कराने में भी अहम भूमिका निभाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।